दोस्तों एक पांचवी फेल आदमी होता है, वो बस कंडक्टरी का काम किया करता था। धीरे धीरे करके उसकी काफी ज्यादा उम्र बढ़ने लगती है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। किसी से उसने बातचीत की, सलाह मशवरा किया। उसने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी उस व्यक्ति ने उससे कहा कि आपको मैट्रिमोनियल साइट पर आपको जाना चाहिए, वहां से एक से बढ़कर एक रिश्ते मिल जाएंगे आपको। और उस व्यक्ति ने ठीक वैसा ही किया और बढ़िया से एक प्रोफाइल वहां पर बनवाकर तैयार कर दी। और जैसे ही उसकी प्रोफाइल बनकर तैयार हुई थी, नए नए रिश्तों की तलाश में वह लग जाता है और रोज के रोज मैट्रिमोनियल साइट को तलाश करना शुरू कर देता है। वहां पर विजिट करता है कि आखिरकार कोई रिश्ता आया है या नहीं। फिर ऐसा करते करते उसे एक दिन एसडीएम की तरफ से कॉल आता है। एसडीएम साहिबा के बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि वह काफी पढ़ी लिखी हुई है, ऑफिसर है वह। इसके बाद बस कंडक्टर उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि उसने अपने आप को कंडक्टर बिल्कुल भी उसे नहीं बताया था। उसने कहा था कि मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, मेरा व्यापार चल रहा है। एसडीएम साहिबा उनकी बातों में आ जाती है। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है। और दोस्ती जब प्यार में तब्दील होती है तो इन दोनों की शादी भी हो जाती है। न तो वो एसडीएम जानती थी कि भविष्य में क्या होगा, और न ही ये बस कंडक्टर जानता है कि आगे क्या होने वाला है। दरअसल एसडीएम साहिबा का कत्ल हो जाता है। और जब इस कत्ल के घटनाक्रम का खुलासा होता है तो कातिल ने सारे सबूत मिटा दिए थे, लेकिन कोई ना कोई गलती कातिल जरूर कर बैठता है। और यहाँ भी एक गलती कर दी थी और कत्ल का खुलासा हो जाता है। दोस्तों आज की कहानी में हम बात करेंगे एसडीएम साहिबा कैसे उस बस कंडक्टर से शादी कर बैठती है और उसका कत्ल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास गौर और आप देख रहे हैं क्राइम जोन 24। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ, मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है डिंडोरी, और उसी का एक कस्बा लगता है शाहपुर। और शाहपुर की बात है 28 जनवरी 2024 के दोपहर 2 बजे के आसपास। एसडीएम साहिबा के जो पति होते हैं वो दोपहर 2 बजे के आसपास जैसे ही बंगले, यानी जो सरकारी उनका बंगला होता है, वहां पर प्रवेश करते हैं और कमरे के अंदर जाते हैं तो बार बार अपनी पत्नी को आवाज लगा रहे थे। उनकी पत्नी का नाम निशा नापिस शर्मा होता है। बार बार निशा निशा करके आवाज लगा रहे थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स उधर से नहीं आ रहा था। जैसे ही रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं और वो बेडरूम में जाकर देखते हैं एसडीएम साहिबा औंधे मुंह लेटी हुई थी। उन्होंने जब जाकर एसडीएम साहिबा को हिलाया डुलाया, कुछ हल्की फुल्की आवाजें आ रही थी, लेकिन हल्की फुल्की आवाज आने के बाद फिर यह जो उनका पति होता है, जिसका नाम मनीष शर्मा होता है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। लेकिन फिलहाल वहां पर कोई सुनने वाला नहीं होता है। न कोई अर्दली वहां मौके पर होता है और न ही कोई चपड़ासी वहां मौके पर होता है, और न ही कोई मौके पर ड्राइवर मौजूद था। फिर तुरंत ही ड्राइवर साहब को फोन किया जाता है। जैसे ही ड्राइवर को कहा जाता है कि तुम जहां भी हो, जितने भी जल्दी हो, जल्दी से जल्दी बंगले पर पहुंच जाओ, क्योंकि मैडम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जैसे ही ड्राइवर को सूचना मिलती है तो ड्राइवर तुरंत ही मौके पर पहुंचता है और मौके पर पहुंचने में उसे लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। अब एसडीएम साहिबा को आनंद फानंद में यहीं से गाड़ी में डालकर सीधा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उन्हें भर्ती करवाया जाता है। डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब जरा गौर से देखिए, यह जो है वो एसडीएम साहिबा है और मैं इनका पति हूँ। फिलहाल इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, बस आप इन्हें जल्दी से देखिए और इलाज कीजिए। डॉक्टर साहब पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है। उन्होंने कहा कि इन्होंने जबरदस्ती कल व्रत रखा था। हालांकि इनकी तबीयत खराब नहीं रहती है, इनका लीवर भी ठीक से काम नहीं करता है और इन्होंने अमरूद खा लिया था, मैंने मना किया था, उसके बाद इन्हें उल्टी हो गई। ऐसी पूरी कहानी उसने डॉक्टर को बताई और कहता है कि मैं तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर आया हूँ, बस आप जल्दी से उनका इलाज करना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने पूरी बात सुनी और सुनने के बाद उन्होंने सीधा इलाज करना शुरू किया। इलाज के लिए डॉक्टर ने जैसे ही उनके नब्ज को टटोलने की कोशिश की तो डॉक्टर साहब के होश उड़ जाते हैं। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसको यहाँ पर लाया गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जिंदा है, लेकिन यह तो करीबन 5 से 7 घंटे पहले ही मर चुकी है। अब डॉक्टर को थोड़ा टेंशन होने लगता है। अपने स्टाफ वालों से वह बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि यह इस शहर की एसडीएम है और अगर जरा से भी कोई ऊंच नीच वाली बात हो गई तो ऐसा ना हो कि डॉक्टर भी फंस जाए और हॉस्पिटल के लेने के देने पड़ जाए। तुरंत ही इन्होंने एसएसपी को फ़ोन किया और जैसे ही एसएसपी को फ़ोन करने के बाद पूरे घटनाक्रम को बताया तो घटना स्थल पर सूचना मिलते ही जिले के एसपी होते हैं अखिलेश पांडे मौके पर वहां पहुंच जाते हैं। साथ ही एफएसएल की जो टीम होती है वो भी, और साथ ही स्थानीय जो एसएचओ होते हैं वो अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। अब इस मामले की पड़ताल में सारी टीमें जुट जाती हैं, क्योंकि किसी छोटे मोटे अधिकारी का नहीं बल्कि एसडीएम की हत्या हुई थी। और हत्या की बात इसलिए पता चल रही थी कि जिस तरह से ये 5-6 घंटे तक इस बात को दबाए रखा, और यह किसने किया, क्यों किया, बस यही सवाल था। उससे पूछा जाता है तो जो उनके पति होते हैं मनीष शर्मा, उन्होंने पूरी कहानी बताई कि वो कल 27 तारीख को घर पर आए थे, इनकी तबीयत खराब हो रही थी, इन्होंने अमरूद खाया, उसके बाद फिर मैंने मना किया,
उनके उन्हें उल्टियां भी हो रही थी। उसके बाद दवाई दी रात को और वो सो जाती है, और सुबह संडे होने की वजह, रविवार होने की वजह मुझे लगा आराम कर रही होगी। इसी बीच में यानी सुबह के 10 बजे के आसपास नौकरानी आती है, घर में काम कर रही थी और मैं बाहर किसी काम से निकल गया था। वापस लौटकर 2 बजे जब मैं आया तो देखा तो वो एसडीएम साहिबा औंधे मुंह पड़ी हुई थी, और तुरंत मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता कि कैसे मरी है। जैसे ही एसपी साहब ने पूरी कहानी सुनी तो एसपी साहब पूरी टीम को लेकर एसडीएम साहब के सरकारी बंगले पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद एक एक पहलू, एक एक चीज को बारीकी से तलाश करना शुरू कर देते हैं, और बारीकी से तलाश करते करते घर में जितने भी लोगों का 27 और 28 जनवरी को आना जाना हुआ था, हर एक व्यक्ति की लिस्ट तैयार की जाती है और हर एक व्यक्ति से सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। कौन आया था, क्यों आया था, क्या हो रहा था, यह सारे सवाल थे। सभी से बातचीत कर रहे थे, और इसी बीच में एसपी साहब यानी कि अखिलेश पांडे भी वहां पास में ही एक वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। वॉशिंग मशीन को जैसे ही इन्होंने देखा तो उन्हें खोलकर देखते हैं तो उसमें सिर्फ मशीन के अंदर 2 ही कपड़े थे, एक तो बेडशीट और साथ ही जो तकिया होता है उसका कवर। तो उन्हें देखकर थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि घर में बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन यही 2 कपड़े क्यों धोए गए हैं। इसके बाद उन्हें कुछ सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, तो कोई भी इस सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं था कि किसने बेडशीट धोई है, किसने तकिए का कवर धोया है। तभी एसडीएम साहब के जो पति होते हैं मनीष शर्मा, उनसे संपर्क किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि ये कपड़े किसने धोए हैं, तो वो कहने लगते हैं कपड़े तो दरअसल मैंने ही धोए हैं। दरअसल इन कपड़ों पर आए उससे पहले हम थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि इस कहानी में 2 किरदार हैं। एक किरदार है एसडीएम साहब जिनका नाम निशा नाफिस शर्मा, और इनके एक पति है जिनका नाम मनीष शर्मा, जो एसडीएम साहब है। उनकी फिलहाल 51 साल के आसपास उम्र होती है, और इनके पति जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है। जब मनीष शर्मा अपने गांव में थे, 5वीं फेल हो जाते हैं, घर में थोड़ा डांट फटक हो जाती है, और जैसे ही डांट फटक होती है उनके फेल होने पर ये गुस्से से घर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब जब घर वालों ने इन्हें हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कई साल बीत जाते हैं, यानी कि 6-7 साल बीत जाते हैं, और 6-7 साल तक पता नहीं चलता कि मनीष शर्मा कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं है, और है भी या नहीं है। और कुछ दिन बाद अचानक से ये प्रकट हो जाते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सा अलग तरह का था, जैसे एक क्रिमिनल का स्वभाव होता है। तो ऐसे ही घर वाले भी थोड़ा परेशान होने लगते हैं, और माँ बाप भी परेशान हो रहे थे। इसी बीच में लगभग 1996 की बात है, इनके पिता का देहांत हो जाता है, और पिता के देहांत की सूचना दी जाती है मनीष शर्मा को, लेकिन मनीष शर्मा इनके देहांत में अंतिम संस्कार में शामिल होने नहीं आते हैं। परिवार में थोड़ी नाराजगी होने लगती है। साल 2009 आता है, और इन्होंने अपने घर में बवंडर मचाना शुरू कर दिया कि मेरा जो हिस्सा है मुझे तत्काल प्रभाव से दे दिया जाए, और मैं अपना कुछ काम करना चाहता हूँ। कुल मिला के उन्होंने अपने पैसे का लेन देन था जो भी था वो किया। उसके बाद में वो गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद साल 2014 आता है, और उनके बड़े भैया अचानक से बीमार हो जाते हैं, और उनकी भी मौत हो जाती है। लेकिन वह उनकी भी मौत पर शामिल नहीं होते हैं। मनीष शर्मा ने उनकी भी मौत पर घर जाना उचित नहीं समझा, और इसी बात को देखते हुए घर वाले इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इन्होंने पूरी तरह से उससे अपना नाता रिश्ता तोड़ लिया। अब कोई संबंध नहीं रख रहे थे उसके साथ, और उन्होंने कह दिया था तुम तुम्हारी जिंदगी में खुश रहो और हमें हमारी जिंदगी में खुश रहने दो। लेकिन पता चलता है कि रोजी रोटी कमाने के लिए मनीष शर्मा ने बस कंडक्टर का काम करना शुरू कर दिया। बसों पे कभी कंडक्टरी कर रहा था, तो कभी किसी टोल प्लाजा पर टोल वसूल करने का काम कर रहा था। इसी तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही थी। और एक दिन आता है, साल 2018 की बात है, उन्होंने एक पास में ही दर्पण कॉलोनी होती है, वहाँ के रहने वाली एक लड़की से शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद अपने माँ का आशीर्वाद लेने के लिए वो आते हैं। ऐसा लग रहा था कि जो पुराना जो भी है इन्होंने सब कुछ भूल चुके हैं और एक नॉर्मल व्यक्ति की जिंदगी जीना शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन घर वालों ने इन्हें अनुमति दे दी। उन्हें कोई दिक्कत है, परेशानी नहीं थी। परंतु 6 महीने बीत जाते हैं, और 6 महीने बीतने के बाद अपनी पत्नी को तलाक देने पर ये अड़ जाते हैं। और इस बात को लेकर माँ बड़ी नाराज होती है, कहती है मुझे बुढ़ापे में सहारा लग जाएगा, तुम इस बेचारी को तलाक मत दो। लेकिन मनीष शर्मा जिस पर अड़ जाते हैं, उसे तलाक देकर ही मानते हैं। और फिर उन्होंने घर वालों के विरुद्ध जाकर उसे तलाक दे दिया। अब घर वाले कहते हैं कि तुम्हें जहां जाना हो तुम जाओ, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। 1 साल बीत जाता है, कंडक्टरी कर रहे थे। इसी बीच में किसी से संपर्क करते हैं, कहते हैं कि मुझे शादी करना है, कैसे क्या होगी। तो किसी ने उसने सलाह मशवरा दिया कि आप मेट्रो मिनिमम साइट पर जाओ, वहाँ पर एक से एक रिश्ते आते हैं। फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया साइट पर, और एक अच्छी तगड़ी प्रोफाइल बनवाई वहाँ पर। और वहाँ पर यह नहीं बताया था कि इसकी पहले शादी हो चुकी है और यह एक बस का कंडक्टर है। फिर इनकी जो प्रोफाइल है वो एसडीएम साहब के सामने जाती है। निशा नाफिस शर्मा, जिनकी उम्र फिलहाल की अगर हम बात करें तो 51 साल के आसपास होती है। 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के दिनों की बात, जनवरी फरवरी
कि तब ये इससे पहले कि मैं उनके बारे में और बात करूं बताता चलूं कि इनका जो जन्म होता है 1973 को छत्तीसगढ़ का एक जिला है अंबिकापुर, वहां की रहने वाली होती है। परिवार की सेवा कर रही थी। सेवा करते करते पढ़ने में बहुत ज्यादा वो होशियार होती है। साल 2003 में एमपीपीएससी का ये एग्जाम क्लियर करती है और उनको कैडर मिलता है नायब तहसीलदार का। नायब तहसीलदार का कैडर मिलने के बाद कई साल बीत जाते हैं और प्रमोशन पाकर यह तहसीलदार बन जाती है। माता और पिता दोनों की सेवा कर रही थी। बहन का भी वह ख्याल रख रही थी। परिवार के बाकी लोगों का भी वह ख्याल रख रही थी। इन्होंने सोचा कि अधिकारी बनकर रहेंगे और शादी वादी कुछ करनी नहीं, यह जिंदगी सबसे बढ़िया है, सबसे खूबसूरत जिंदगी कट रही थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है लगातार, तो उन्हें अकेलेपन का एहसास होने लगता है और 10 साल बीत जाते हैं और साल 2020 में इनका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन होने के बाद यह एसडीएम बन जाती है और जैसे ही एसडीएम बनती है तब अपनी बड़ी बहन से कहने लगती है कि इनकी बहन जो होती है वो असिस्टेंट लेक्चरर होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, और उनसे कहती है कि अब यह अकेलापन मुझे खाया जा रहा है, इसलिए मैं अपनी एक नई जिंदगी बसाना चाहती हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने मैट्रिमोनियम साइट पर अपना एक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, वहाँ कोई अच्छा सा रिश्ता होगा तो मैं शादी कर लूंगी। अब इस बारे में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया था कि उनको एक लड़के से प्यार हो गया है, उससे दोस्ती हो गई है और ये कहानी आगे बढ़ चुकी है। और ये चुपके से यानी एक दिन ऐसा ही वक्त आता है, ये दोनों शादी कर लेते हैं। यानी कि 3 अक्टूबर 2020 को मंडला गायत्री मंदिर में जाकर ये शादी करते हैं। अब इनकी जिंदगी अच्छी खासी ठीक ठाक चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि शादी बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हालांकि जो लड़का होता है इनसे कई साल छोटा होता है, लेकिन कई साल छोटा होने के बावजूद भी रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था। अब बाद में पता चलता है कि जिससे शादी की है वो कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं बल्कि बस का कंडक्टर है। तो एसडीएम साहिबा को थोड़ा सा झटका लगता है और परेशान होती है, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, इन्हें कुछ पैसे दिए जाए, इनकी मदद की जाए और ये अच्छा सा काम कर लेंगे और अपनी जिंदगी को स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं। लगभग उन्होंने 5 लाख का बैंक से कर्ज लेकर उन्होंने उनके लिए अच्छा खासा कामकाज भी शुरू कर दिया था, लेकिन उनका मन लग नहीं रहा था क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनका मन लग रहा था सिर्फ लड़कियों में। वो उनकी जिंदगी की पहली लड़की नहीं थी, पहली महिला नहीं थी। वो पहले भी शादी कर चुका था। 6 महीने उसने अपनी पत्नी को रखा, उसके बाद तलाक दे दिया। ऐसा ही फिर एक दिन मनीष शर्मा ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक लड़की के साथ में अपनी फोटो को डाला हुआ था। फिर यह बात एसडीएम साहिबा को पता चलता है तो वह बहुत ज्यादा नाराज होने लगती है और नाराज होने के बाद इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। तब एसडीएम साहब को एहसास होता है कि गलत आदमी से शादी करके जिंदगी और बदतर कर ली है, अब करे तो क्या करे। वक्त आगे चल रहा था, ऐसे ही अब इन्हें शराब पीने की आदत पड़ जाती है मनीष शर्मा को, और जो कंडक्टर होता है वो अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर देता है। यानी कि एसडीएम साहब के साथ बदतमीजी करना, उनसे पैसे लेना। साथ ही उन्होंने कहा था जो सर्विस बुक है उसमें आप मेरा नाम शामिल कर दो और जो बैंक में जितने भी खाते हैं उन खातों में मुझे नॉमिनी बना दो। लेकिन एसडीएम साहब को जो लगने लगा था कि यह पति बदमाशी कर रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी बहन को नॉमिनी बनाया और बहन के बेटे को भी नॉमिनी बना दिया, ताकि उन्हें कुछ हो जाता है तो कम से कम जो भी लाभ मिलने वाला है गैर सरकारी या फिर सरकारी, वह सभी लाभ उसकी बहन और बहन के बेटे को मिल सके। लेकिन यह बात इस व्यक्ति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसी बात को लेकर घर में क्लेश होता रहता था, झगड़ा होता रहता था। 27 जनवरी 2024 को यह घर पहुंचता है और एसडीएम साहब के पास पूरे दिन साथ रहता है। एसडीएम साहब को बताता है बीमार थी, लेकिन 28 तारीख को जब यह सो रही थी तभी इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी का तकिए से दम घोटने की कोशिश की और दम घोटने की वजह से उसके नाक से ब्लड आने लगता है और जब ब्लड आता है तो वही ब्लड उसके तकिए में लग जाता है और वही ब्लड उसकी बेडशीट में भी लग जाता है। उसने मौका पाते ही इस बेडशीट और तकिए को वॉशिंग मशीन के अंदर धो दिया। वक्त जब आगे बढ़ रहा था तो उस समय न कोई अर्दली था, न नौकरानी थी और न ही घर में कोई ड्राइवर था, और मौका पाते ही वो घर से बाहर निकल जाता है और ड्रामा कर रहा था कि मैं घर से बाहर घूमने के लिए गया था। लेकिन जब एफएसएल की टीम ने और एसपी ने इस मामले की पूरी ईमानदारी के साथ जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि मनीष शर्मा ने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद ऐसी कहानी रच रहा है। ऐसा लग रहा था पब्लिक को कि उसे हार्ट अटैक आया है, फिर किसी अन्य कारण से उसकी एक साधारण मौत हुई है। यह तो मनीष शर्मा जानता था कि यह बड़ी ऑफिसर है और इस मामले की उच्च स्तर पर जांच पड़ताल हो सकती है, लेकिन जिस तरह से उस 5वीं फेल व्यक्ति ने पूरी चालाकी से काम किया था, उसकी चालाकी वॉशिंग मशीन में जाकर सिमट जाती है, खत्म हो जाती है। पुलिस ने उसे फिर गिरफ्तार कर लिया और जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, तब भी वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद फिर उसे कहीं और जेल वगैरह ले जाने की कोशिश की जा रही थी, तो वहां भी वह बेहोश होने का नाटक कर रहा था या फिर बेहोश होकर गिर जाता है। तो पुलिस को ऐसा डर था कि कहीं इसके भी प्राण नहीं निकल जाए। मनीष शर्मा को फिर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और पुलिस ने इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसको जेल भेजकर
इस मामले की निष्पक्षता के साथ जांच की जाती है और इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको सावधान करना है, क्योंकि अक्सर समाज में ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। इसलिए आप लोग इन घटनाओं से कुछ सबक ले सकें, बस हमारा यही उद्देश्य रहता है। और आप हमारे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी हो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।